हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है डॉक्टर हीरामणि। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन कोरोना वायरस और कोविड-19। ठीक है, यह पीपीटी है जो कि इंस्ट्रक्ट किए हैं डॉक्टर राममणि मीरा। प्रोफेसर डॉक्टर राममणि मीरा जो कि प्रिंसिपल हैं महसी एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर के। सबमिटेड बाय मेरे द्वारा सबमिट किया गया है डॉक्टर हीरामणि। अपन डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा। व्हाट इज़ कोरोना वायरस और कोविड-19? कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस डिजीज़ 2019, क्योंकि ये 2019 में डायग्नोज किया गया था। द कोविड-19 पैंडेमिक आल्सो नोन एज द कोरोना वायरस पैंडेमिक इज ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2, जिसको अपन SARS-CoV-2 बोलते हैं, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज इसका। सम इम्पोर्टेंस डेट। The outbreak was identified in Wuhan, China in December 2019। 2019 दिसंबर में यह प्रकोप आइडेंटिफाई हुआ वुहान, चाइना में। 30 जनवरी 2020 WHO डिक्लेयर्ड द आउटब्रेक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। WHO ने इसे डिक्लेयर किया, यह पब्लिक प्रकोप इमरजेंसी को इंटरनेशनल पे। 11 मार्च 2020 को इसे पेंडेमिक डिक्लेयर्ड किया गया बाय WHO के द्वारा इसे महामारी घोषित किया गया। वर्ल्ड वाइड टोटल केसेस एट 16 मई 2020 16 मई 2020 को इसमें टोटल केसेस जो हुए हैं लगभग 45 करोड़ 94 लाख 45 करोड़ 45 लाख 94,753। टोटल एक्टिव केसेस 25 lakh 49,000 अप्रॉक्स। टोटल रिकवर्ड केसेस 17 lakhs 39,000 अप्रॉक्स। टोटल डेथ 3 lakh 6,533। सोर्स ऑफ स्प्रेड। हाउ टू स्प्रेड वायरस। यह जो वायरस है ये बैट्स के द्वारा फैला है, चमगादड़ के द्वारा। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे फैल रहा है, ये ड्रॉपलेट्स स्प्रेड बीमारी है। पीपल ड्यूरिंग क्लोज कॉन्टैक्ट के द्वारा फैल रहा है। कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, ये सब चीज़ों के द्वारा फैल रहा है। खांसने से, छींकने से, बात करने से पास में, ये सब आल्सो नोन एन एयरबोर्न ट्रांसमिशन, इसे अपन एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी कहते हैं। ठीक है। साइन एंड सिम्टम ऑफ कोविड-19। कॉमन सिम्टम है फीवर, ड्राई कॉफ, सूखी खांसी, रनी नोज, नाक से पानी आना, हेडेक, सिर दर्द, स्पुटम फॉर्मेशन, म्यूकस का बनना,
ये कॉमन सिम्टम है। शॉर्टनेस ब्रीथ भी हो सकती है, मसल्स पेन हो सकता है। इन सीवियर केस, अगर यह बीमारी सीवियर हो जाती है तो क्या क्या देखने को मिल सकता है? डिफ़िकल्टी वॉकिंग, कन्फ्यूजन, ब्लूइश फेस एंड लिप्स, जो हमारा फेस है वो ब्लूइश हो जाएगा, ब्लू जैसे नीला पड़ जाएगा, लिप्स भी नीले पड़ जाएंगे। और कफ अप ब्लड, म्यूकस के साथ ब्लड देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन होगा, WBC की काउंट, नंबर ऑफ WBC कम हो जाएंगे, किडनी फेलियर हो सकता है, हाई फीवर होगा। डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19, स्वैब टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, CT स्कैन, एक्सरे, इनमें कोविड के इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा। प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं? फिज़िकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश करेंगे, जब भी बाहर जाएं वापस आएँ तो हैंड वॉश करें या तो सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइज़र ये सब के लिए मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरी है। सैनिटाइज़र उसके लिए ज़रूरी है जिसको, जैसे जो हेल्थ वर्कर हैं या बार बार जिसको हाथ धोने में दिक्कत हो रही हो, तो उनके लिए है। जो व्यक्ति घर पे रहता है उसके लिए सैनिटाइज़र इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने घर पे रह रहा है तो अपने साबुन से भी, हाथ सोप से भी धो सकता है। ठीक है, होता यह है कि जो सैनिटाइज़र ही हार्मफुल है उनके लिए, जो हमारे हाथ के गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी सैनिटाइज़र से सैनिटाइज हो जाते हैं, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए अगर ज़रूरी ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉप का यूज़ करें, सैनिटाइज़र का कम से कम यूज़ करें। और मोस्टली उनके लिए है जो हेल्थ वर्कर होते हैं। ठीक है, सरफेस क्लीनिंग करें, फेस मास्क पहनें, रिस्पायरेटरी हाइजीन पे ध्यान दें, सेल्फ आइसोलेशन करें। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोरोना वायरस के लक्षण देखने को हो सकता है मुझे कोरोना वायरस के लक्षण, आप कहीं से लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे हैं या तो आप हॉट स्पॉट शहर पे रह चुके हैं, वहाँ से वापस आए हो, तो आप घर पे सेल्फ आइसोलेशन करें। जैसे कि इस समय पे जो हॉट स्पॉट शहर होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, इंदौर हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ से अपने घर आते हैं तो उनको सेल्फ आइसोलेशन करना चाहिए घर पे 14 दिन के लिए। ठीक है, सेल्फ आइसोलेशन में कुछ नहीं, अपना एक अलग से रूम पे रहना पड़ता है 14 डेज़। किसी से कांटेक्ट ना करें, पास में ना आएँ 40 डेज़। और हाइजीन पे ध्यान दें, ये सभी कोई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसका जो सिम्टम्स के आधार पर अभी दवाइयाँ दी जा रही हैं, कोई इसका वैक्सीन नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो होता है इस सिम्टम्स के आधार पर जो सिम्टम दिखाई देते हैं, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल ड्रग दे दिया जाता है। ड्रिंकिंग फ्लूइड्स डिपेंड ऑन सीवियरिटी, ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर यदि पेशेंट को ज़रूरत पड़ी तो, इंट्रावेनस फ्लूइड, ब्रीदिंग सपोर्ट में बी रिक्वायर्ड, स्टेरॉयड्स, ये सारी चीज़ें हैं। और फिजियोथेरेपी इन आईसीयू केयर एंड वार्ड में भी फिजियोथेरेपी का रोल होता है। अब अपन बात करते हैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपी। कोरोना वायरस में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? इन वार्ड, यदि पेशेंट वार्ड में है तो
कॉन्शियस होगा तो उन्हें थोड़ा एक्सरसाइज करवाना आसान होता है और ख़ुद भी कर लेते हैं। परकशन सॉरी सबसे पहले रिमूवल ऑफ स्पूटम, क्योंकि जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनमें स्पूटम काफ़ी बनता है, म्यूकस बनता रहता है, तो म्यूकस को बाहर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए अब फिजियोथेरेपी में कुछ टेक्निक्स हैं, उसका यूज़ करके फिजियोथेरेपिस्ट उसका जो म्यूकस है उसको बाहर करते हैं, परकशन करते हैं, वाइब्रेशन देते हैं और पेशेंट के द्वारा हाफिंग एंड कफिंग करवाया जाता है, जिससे कि वो जो म्यूकस है वो बाहर आ जाए। होता यह है कि जो म्यूकस बना हुआ होता है तो वो ऑल्व्यूलाई पे होते हैं, फेफड़े के आंतरिक पार्ट में होते हैं, तो उनको अपन सेंट्रल वे पे लाने के लिए परकशन वाइब्रेशन देते हैं, जिससे कि वो म्यूकस जो है वहाँ से रिलीज़ हो कर के लूज़ हो कर के सेंट्रल एयरवे पे आ जाते हैं। और सेंट्रल एयरवे पे जैसे ही आ जाते हैं तो पेशेंट को हाफिंग एंड कफिंग की प्रोसेस करवाई जाती है, जिससे वो पेशेंट म्यूकस को बाहर कर पाता है आसानी से। और पोस्चुरल ड्रेनेज, पेशेंट को जैसे फेफड़े के अलग अलग लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब्स, तो अगर अपर लोब में उसको म्यूकस ज़्यादा बनना है तो अपर लोब के लिए अपन उसको पोस्चुरल ड्रेनेज करवाएंगे, ठीक है। अगर मिडल लोब के लिए, मिडल लोब में म्यूकस ज़्यादा बनना है तो मिडल लोब को परकश करेंगे या वाइब्रेट करेंगे और इसके बाद अपन पोस्चुरल ड्रेनेज करवाएंगे, तो उसका जो म्यूकस है सेंट्रल वे पे आ जाता है, जिससे कि अपन हफिंग एंड कफिंग के द्वारा बाहर करवा दिया जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ करवाते हैं ताकि उनकी जो मांसपेशियाँ हैं रिस्पायरेटरी वो स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसी बेटी टेक्निक है एक्टिव साइकिल ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा परफॉर्म करवाए जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। पार्सली ब्रीदिंग, डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो कि इस रिस्पायरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अपन एक्सरसाइज करवाते हैं। रजिस्टेड एक्सरसाइज हो गया, एक्टिवली भी करवा सकते हैं, एक्टिव रजिस्टेड या एज अ नीड पेशेंट। और रिस्पायरोमीटर है, जो कि इसमें फिगर में देख रहे हैं, रिस्पायरोमीटर, इससे अपन कहना चाहिए उसकी रिस्पायरेटरी की कैपेसिटी देख सकते हैं कि क्या है, कितनी क्षमता है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। और रिस्पायरोमीटर के द्वारा एक्सरसाइज भी हो जाती है। इन आईसीयू केयर, फिजियोथेरेपी का आईसीयू में भी रोल है। जैसे जो पेशेंट है अगर वो कॉन्शियस, आईसीयू में कॉन्शियस मोस्टली कम ही होते हैं, अनकॉन्शियस ही होते हैं पेशेंट, तो होता ही है कि रिमूवल ऑफ स्पूटम तो बनता रहता है, उसका रिमूवल भी करते हैं। तो यहाँ भी अपन परकशन वाइब्रेशन देते हैं और पोस्चुरल ड्रेनेज के लिए पोजिशनिंग करवाते हैं। इसके बाद इन पेशेंट्स का जो म्यूकस बना हुआ होता है वो कहना चाहिए कि रिमूव किया जाता है मशीन्स के द्वारा, जिससे अपन सक्शन कहते हैं, सक्शन करते हैं। और जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं वो अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनका रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी करवाते हैं ताकि उनकी मांसपेशियाँ टाइट ना पड़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। पोजिशनिंग करवाते हैं, प्रेशर सोर्स के लिए अपन केयर करवाते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर टाइट मसल्स, जो टाइट मांसपेशियाँ हैं उनके लिए अपन एक्सरसाइज करवाते हैं टू मेंटेन मसल्स प्रॉपर्टी। और ये सारी चीज़ें उसके द्वारा जो मांसपेशियों की प्रॉपर्टी है उनको मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसमें कई सारी समस्याएं होती हैं आईसीयू से डिस्चार्ज हुए तो। इसको बोलते हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम्स। आफ्टर डिस्चार्ज आईसीयू पेशेंट सेम इन वीकनेस ऑफ अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड रिस्पायरेटरी मसल्स वीक होंगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, फटीग होगा, लेस एंड्योरेंस होगा, अनेबल वर्क काम प्रॉपरली वो नहीं कर पाते हैं, मस्कुलर प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज्ड हो जाती हैं,
मांसपेशियाँ भी टाइट हो सकती हैं, स्टिफनेस हो सकता है जॉइंट्स में। तो इन सारी चीज़ों को फिजियोथेरेपी के द्वारा फिर से रिगेन किया जा सकता है, वो भी एज सून एज। और इंड्योरेंस को इन्हेंस किया जा सकता है और इम्यून पावर को भी इन्हेंस किया जा सकता है फिजियोथेरेपी के द्वारा। तो यहाँ पे भी फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है आफ्टर डिस्चार्ज कोविड-19 पेशेंट इन ICU से। तो आई होप यू कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट पिन करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।